चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे क्या, करंट डेंसिटी। ठीक, करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? इसको हिंदी में बोलते हैं धारा। ठीक है, देखिए करंट ऑन यूनिट पर सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे ये होता है I बाई ए। ठीक, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रख दें, ए की वैल्यू अगर हम 1 रख दें 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास होने वाली करंट की वैल्यू को क्या बोलते हैं? ठीक, और I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू, इससे कई फॉर्मूले बन सकते हैं, इससे आप कई फॉर्मूले बना सकते हो। Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। Q इक्वल टू सॉरी और I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई D होता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन I सॉरी T इंटू A। ये भी तो हो गया करंट डेंसिटी, हो गया। मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज जो पास होंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, उसको भी क्या कह सकते हैं? करंट डेंसिटी कह सकते हैं। ठीक, ओके। और एक फॉर्मूला और होता है NEADG, ये आपने पढ़ा होगा किसमें? फिजिक्स में, अपॉन ए। ये हो गया आपका करंट डेंसिटी। यहां से आपका ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एक यहां से घटा दो, यहां से घटा दो, क्या हो जाएगा? MEADG। ठीक, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट लिख लो। और जो करंट डेंसिटी है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये आपकी सदिश राशि है। इसमें आपका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। अब चलिए बात करेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव, देखिए आपने पढ़ा होगा तो बहुत सी बुकें पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी? बहुत सी बुकें पढ़ी होंगी। हर राइटर की अपनी अपनी सोच है, हर राइटर की अपनी अपनी सोच है। कोई डेफिनेशन इस फॉर्म में बताता है, कोई डेफिनेशन इस फॉर्म में बताता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सुनाया था।
करंट का फ्लो बताया था मैंने आपको। अब करंट फ्लो कैसे होती है समझिए, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कुछ बुकों में आप पढ़ोगे कि ये आपका ये है चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। और यहां पे कोई टेस्टिंग चार्ज रहता है, कुछ बुकों में क्या पढ़ोगे, ये टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं या यूनिट चार्ज। टेस्टिंग चार्ज का हो या यूनिट चार्ज। अब जब डिस्टेंस डिफाइन नहीं होती, जब डिस्टेंस डिफाइन नहीं होती तो उसको बोलते हैं इंफिनिटी। क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। इंफिनिटी तब कब बोलेंगे, जब आपकी डिस्टेंस डिफाइन नहीं है, ठीक। तो बोल दिया कि इस टेस्टिंग चार्ज को इंफिनिटी से, इंफिनिटी मतलब कि कहां रखा पता नहीं है, इस टेस्टिंग चार्ज को इंफिनिटी से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया, इंटर की फिजिक्स में तुमने ये पढ़ा होगा, ठीक। मैं फिर से बता रहा हूं कि the work done to bring a testing charge from infinity to electric field is called electric potential, ठीक। It is denoted by what, V. V is equal to W upon Q. So work is V into Q, ठीक। ये भी इसकी डेफिनेशन है। और समझने के लिए में समझो कि अब देखो हमने इसको बैटरी चार्जिंग की, बैटरी चार्जिंग की तो क्या एक तरह से क्या है, इनको क्या चार्जिंग कर गई, ठीक है। तो विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक दूसरे नजरिए से देखिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स को गति करने के लिए ऊर्जा दी जाती है। इन इलेक्ट्रॉन्स को गति करने के लिए बैटरी से ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। जैसे ओम का नियम तुम पढ़ोगे, कुछ राइटर कहेंगे V is directly proportional to I, कुछ कहेंगे I is directly proportional to V, कोई कहेगा V upon I equal to R, ठीक। तो चाहे ये कहो कि किसी टेस्टिंग चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विद्युत विभव कहता है, या कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है, विद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। चल गया, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका ये क्या रहेगा, वही चीज होगी W upon Q, एक ही बात है। संज्ञान विद्युत विभव क्या हुआ, ठीक। अब इसके बाद करते हैं यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, और क्यू की जूल पर कूलम, ठीक। और इस फॉर्मूले से हमने निकाला जूल पर कूलम, या कह सकते हैं हम इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, क्या होगी, वोल्ट। लिखो इसको फटाफट, लिखते चलो नोट्स। क्या कह सकते हैं, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझा। और ये आपकी क्या है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी, क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी,
ये निगेटिव है, समझो ये निगेटिव है, ठीक, एक कंडीशन समझो, ये निगेटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, तो यहां से इसका प्रेशर पड़ता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो इसमें से इसमें प्रेशर पड़ता है। ये सब है क्या जो नेगेटिव? ये बैटरी है, नहीं ऊपर ये देखो से नेगेटिव आपका, ये बैटरी है आपकी, ठीक, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इसमें से प्रेशर पड़ता है। जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर मारेगा तो तुम भागोगे नहीं भागोगे, अभी खड़े हो तुम्हारे ऊपर प्रेशर मार दे तो भागोगे नहीं भागोगे, तो इसमें प्रेशर पड़ता है, जब प्रेशर पड़ता है तो रिटर्न करके तो मोशन करने लगते हैं, और जब मोशन करते हैं तो क्या होता है, करंट इसी के उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। समझ में आया? ये फंडा है इसका। अब चलिए रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। प्रतिरोध क्या होता है, मतलब जो सर्किट में करंट को फ्लो न होने दें, जो करंट को कंडक्टर में फ्लो न होने दें, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर which oppose the flow of current or electron, ठीक है, जो आपका करंट या इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करे, विरोध करे, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक, ठीक। धारा का विरोध करने वाला प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, ठीक। इसे R से लिखते हैं, ठीक। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो नोट्स भी लेक्चर देख के बना सकते हैं, ठीक। इसका मात्रक ओम, लिखते कैसे, सिंपल ऐसे ये एग्जाम में है आप कुछ सुना सकते हैं, प्रतिरोध का मात्रक कौन है, ठीक, ठीक है। ठीक, उदाहरण प्रतिरोध के लिए हम किसका किसका यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी रबर, ठीक, रबड़ का प्रतिरोध, हाँ, और क्या, प्लास्टिक, पर इनसे बेहतर है पीवीसी, प्रतिरोध मतलब इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, ये आपके इंसुलेटर हैं, ये रेजिस्टेंस को, इनमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, करंट नहीं लगती। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब आपके क्या है, रेजिस्टेंस, ये इनका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाईली होता है, ठीक है, ये आपको क्या इंसुलेट करते हैं, ठीक है, लिख लो। अब चलिए
प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम कहिए या प्रतिरोध किन पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला है आपका चालकता, चालकपन या मटेरियल। ठीक, मटेरियल आपके कितने होते हैं समझ लो। 3 पहला होता है आपका कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। इंसुलेटेड से इंसुलेशन एक ही बात होती है। हाँ, इंसुलेशन मतलब, इंसुलेशन मतलब क्या होता है, वही जो चीज हम चढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इंसुलेटर उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब इंसुलेटर को जो हम जब चढ़ा देते हैं किसी के ऊपर तो उसको बोल देते हैं इंसुलेशन। ठीक है, कंडक्टर, कंडक्टर में आपकी सारी मेटल्स आती हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ऑल मेटल्स, all metals are ठीक। सबसे अच्छा कंडक्टर आपका क्या है, सिल्वर, सिल्वर। ठीक, इसकी कंडक्टेंस कितना होता है 96%, इसकी जो चालकता होती है कितनी होती है 96%। उसके बाद आपका आता है कॉपर, कॉपर की 90%, उसके बाद गोल्ड, ये होता है 99%, उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम 60%, उसके बाद आता है आपका Fe समझ लीजिए 40%। ठीक, इन लोगों की जो चालकता होती है बहुत ज्यादा होती है, चालकता जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। चालकता क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, जो करंट को आसानी से फ्लो करा देता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे। ठीक, तो कह सकते हैं कि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस का लो होता है, और इनका रेजिस्टेंस हाई होता है। इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। इसलिए क्या कहते हैं, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस चीज का मटेरियल आप यूज करें। ठीक है, समझ में आया क्या। दूसरा पॉइंट होता है आपका, देखिए इसको लिबरलाइजेशन।
हो गया बेटा, नीचे का बेटा बस छोड़। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट क्या आपका, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सिलिंडर। ठीक, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा इसका, इंक्रीज, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, इट मींस कंडक्टर से ये इंसुलेटर की तरफ भागेगा। जो कंडक्टर है वो इंसुलेटर बनने की प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगा। ठीक, अब जब इंसुलेटर को हम करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, डाउन, मतलब ये कंडक्टर की तरफ बढ़ेगा। और इसी तरह इसका भी क्या होगा रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर का डाउन। सेम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, समझ में आया ना? चलो ठीक है, लिखो इसे। देखो थर्ड चीज है रेजिस्टेंस, किस पे करेगा, लेंथ पे। लेंथ पर किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पर। मतलब R is directly proportional to L, मतलब जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया R is inversely proportional to A। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एग्जांपल देखो, जब घरों में एसी ज्यादा लगती है तो जब घरों में एसी ज्यादा लगे तो करंट ज्यादा खींचेगा। ठीक, अब जब करंट ज्यादा वैल्यू होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक, और तुमने देखा होगा कि जिनके घर में एसी ज्यादा होगी तो मोटर केबल यूज करते हैं। तो क्यों, क्योंकि वहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया उस मोटर केबल का क्या होगा, ज्यादा। ठीक, तो जितना मोटर केबल यूज करेंगे उतना रेजिस्टेंस का कम होगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गई आपकी सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम मर्ज करेंगे तो R L/A होगा। क्या होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इसको जब हम हटाते हैं, तुमने पढ़ा होगा जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है ना। यहाँ पे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं रो। L/A, L/A ये फॉर्मूला होगा। ठीक, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध।
प्रतिरोध। ठीक, अब जब उसकी यूनिट निकालते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए, ये हुआ। तो अगर रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R ए डिवाइड बाय देंगे क्या रहेगा? गुणे इनटू L क्या है? ठीक, अच्छा अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम होती है। इसकी क्या होगी? मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, कैंसिल हो गया। तो यूनिट ऑफ, तो यूनिट क्या जाएगी? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या गई? ओम मीटर। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्रतिरोधकता का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हमसे। या तो पूछेंगे कि जो आपका प्रतिरोधक किस पे डिपेंड करेगा, या पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होगा, तो ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर। देखो अब चलिए बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस बोलते हैं इसको चालकता। चालकता मतलब जो प्रतिरोध का विरोध करे, या कह सकते हैं प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध क्या करना था? धारा को फ्लो नहीं होने देना, लेकिन ये फ्लो होने देता है। ठीक, मतलब चालक का वह गुण जिसके द्वारा धारा आसानी से उसमें फ्लो हो जाए, उसको बोलते हैं चालकता। या कह सकते हैं कि प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा चालकता। ठीक, धारा को प्रवाहित होने में मदद करने वाले को चालकता कहते हैं। ठीक, इसे कैपिटल जी से लिखते हैं। इससे कैपिटल जी से G इक्वल टू 1 बाई आर, G इक्वल टू 1 बाई आर, G इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक, ओके। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट दो होती है, एक होती महो, ओम को उल्टा कर देंगे महो। ठीक, और एक दूसरी यूनिट होती है साइमन, इसकी दो यूनिट। ठीक, एक होता है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का हो या विशिष्ट चालकता का हो। विशिष्ट जी बराबर 1/r कहाँ आई है? जी बराबर 1/r। हाँ 1/r आई नहीं है। ठीक,
और विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता क्या होता है? ठीक सर, विशिष्ट चालकता का क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। तो क्या लिखेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। इससे सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ये तुम्हारे बुक में नहीं है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ लो। यूनिट की बात करें, महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। देखिए, अब बात करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब किसी का मतलब कोई भी कंडक्टर होगा, उसका वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे जो उसके रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी होगी उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक, मान लेते हैं कंसीडर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना था आपका? और नॉट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर कितना था? सॉरी, रेजिस्टेंस कितना था? और नॉट। ठीक, और 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? RT हो गया। ठीक, पहले 0 पे R नॉट था, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया? RT हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा? बढ़ा नहीं बढ़ा? ठीक, तो ये जो बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी में निकालना तो क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये तो होता है। ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा? पहले रेजिस्टेंस के जो यहां पे था। ठीक, ओके, इक्वेशन आपको क्या हो गई? RT माइनस R नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T क्या होगा? ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा और जो टेम्परेचर दिया उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, इक्वेशन आपकी सेकंड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? RT माइनस R नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और नॉट लिख सकते हैं। और नॉट है ना? ठीक, तो हमने हमेशा क्या बताया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई ना कोई हम कोएफिशिएंट रखते हैं। तो इसको हटाते हैं
तो इसको हटाने पर लगते हैं अल्फा। क्या लगते हैं? अल्फा। अल्फा आर टी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट इंटू आर नॉट इंटू टी। ये है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो उसकी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस क्या होती है? पर डिग्री सेल्सियस पर का साइन है। यूनिट की बात करें तो ये होता है आपका पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। देखो हमसे पढ़ोगे तो तुम्हारी कॉम्पिटिशन की तैयारी की। ठीक, कंडक्टर में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? अल्फा की जो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में नेगेटिव होता है। कंपटीशन के पर्पज से लिखो इसको। कितना बन गया? अब चलिए हम बात करते हैं ओम का नियम। 100 ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन नंबर का आना है, 2 नंबर का पक्का आना है। ठीक, ओम का नियम। देखिए ओम का नियम ओम का नियम। देखिए ओम का नियम मैं आपको स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड पढ़िए, बाकी बता दें कैसे क्या का पूछा जाता है। देखिए ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था क्या होती है? टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, उनको ना बदले, उनको ना बदले तो कंडक्टर के सिरों पे लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है? नियत। ये बताया था ओम ने। नियत रहता है या नियतांक होता है? ठीक, मतलब V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टैंडर्ड नियम है ओम का। ठीक, कुछ बुकों में कहेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I is directly proportional to V is equal to I यार, ये भी सही है। इसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ कर, इसी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर हर कोई अपना नियम देता है। ये अगर आपको इस फॉर्मेट में तब भी सही है, लेकिन स्टैंडर्ड आपका यही है। ठीक, एक में अगर हम ये आपका I हो गया, ये हो गया आपका V, तो इनका अनुपात क्या होगा? ये होगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक, और इनके बीच के एंगल को मान लेते हैं थीटा। इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। इसको लिखेंगे R इक्वल टू tan थीटा। R इक्वल टू tan थीटा। अगर इसमें tan थीटा को लगाओ, ठीक, tan थीटा लगाओ, कैसे लगाओगे?
ये भी बी होगा नहीं होगा? tan थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब आपका क्या है? बी। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो लोगे कि tan थीटा इक्वल टू v अपॉन i, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा मुद्दे पे आओ, इस पे आते हैं मुद्दे पे। एक होते हैं आपके पैसिव एलिमेंट्स, एक होते हैं आपके एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। पैसिव एलिमेंट्स में क्या होते हैं आपके? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। ये जो है ये आपके ओम के नियम को फॉलो करते हैं, ओम के नियम को फॉलो करते हैं, ओम के नियम को फॉलो करते हैं। ठीक, एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके जितने भी आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये सब जो है आपके सेमीकंडक्टर हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन मेन सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये आपके ओम के नियम को फॉलो नहीं करते। ओम के नियम को फॉलो नहीं करते। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है ओम के नियम से। पूछ लेंगे कि आपका जो ओम का नियम का ग्राफ है कैसा होगा, कैसा दिख रहा है? तो क्या दिख रहा है? ये तो क्या दिख रहा है? रेखीय होता है। क्या होता है? संरेखीय होता है। ठीक है, क्या होता है? संरेखीय। ठीक, या कह सकते हैं रेखीय होता है। ठीक, लीनियर होता है। ठीक, अब जैसे यहां पे ये है, ठीक, ये ओम के नियम को फॉलो कर रहा है। अगर हम डायोड की बात करें, डायोड, ठीक, तो अगर हमने क्या बताया कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसका ग्राफ क्या? रेखीय बिल्कुल। ठीक, इसका ग्राफ अगर डायोड का देखोगे तो ये ऐसे होता है, इस तरह से। तो देखिए ना, नहीं है ना? ठीक, तो इसीलिए कहते हैं ये ओम्स के नियम को फॉलो नहीं। ठीक, यहाँ ठंडा लग रहा था। देखो अब देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा कार्य करने की जो दर होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक,
सर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन मेरे को आते हैं? 5-6 नंबर पढ़े हैं, 5 6 आए 5-6। एक चैप्टर से। ये जो मेन बेसिक में पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन पेपर ले जाएंगे। ठीक, 3-4 क्वेश्चन मतलब 8 रिलेटेड 10 नंबर से पक्के। हर चैप्टर से मतलब 6 क्वेश्चन। और जो हम पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ते जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ो। अभी तक जो लापरवाही की ठीक हो, अगर यही एक दिन का नंबर होता है और मेरे जो बच्चे पढ़ाए हुए तो आप इसी में करते हैं 2 महीने जो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, अब मैं फ्री हूँ इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इंजीनियरिंग में बस सिंपल आएंगे क्या करना पड़ेगा। सुनो, इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी सर्किट के द्वारा कार्य करने की दर को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, बोलते हैं हिंदी में विद्युत शक्ति। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से। P इक्वल टू क्या होता है, W बाई T होता है, W बाई T होता है। ठीक, और W इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ठीक, I स्क्वायर R होता है। ठीक, V स्क्वायर R। ठीक, ठीक, इन सब की वैल्यू हम बारी बारी रखेंगे। ठीक है, W पर T लगा दो या T लगा दो, T भी होता है। ठीक, और देखो हम लोग जानते हैं W इज इक्वल टू V इक्वल टू W बाई Q पढ़ाया था तुमने? ये सर ओमेगा में P ओमेगा बराबर रो बराबर W होता है। P है पावर। ठीक, तो यहां से अगर हम W की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, V इंटू Q हो जाएगा, हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको यहां से मिल गया। ठीक, तो रखो वैल्यू। सो P इक्वल टू W की निकाल लेते हैं V इंटू Q बाई T। ठीक, एक ये फॉर्मूला बन गया पावर का। दूसरा W इक्वल टू वी आई टी रखो, वी आई टी बाई टी, टी टी कैंसिल हो गया, तो पावर क्या मिलेगा आपको, P इक्वल टू वी आई। ठीक, ये किसकी बात हो रही है, डीसी सर्किट्स की बात हो रही है। ठीक, जब एसी बात करें तो cos फाई भी आ जाएगा। ठीक है हम लोग, अब देखो दूसरी रखो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, टी टी कैंसिल हो गया, तो दूसरा पावर क्या मिल गया आपको फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। ठीक, और तीसरा पावर क्या मिलेगा फॉर्मूला, v स्क्वायर बाई आर। ये सब आप इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले हैं, इनको आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल कराएंगे, वो भी आपका 1-2 घंटे का वीडियो बनेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे नंबर से चाहते हैं, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपका सीबीटी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें और जो मैं नोट्स लिखा रहा हूं उसको लिख लें। ठीक, ठीक है। अच्छा, हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट वाट और किलोवाट। मेगावाट भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका पावर। एक एचपी में कितने वाट होते हैं, 746 वाट।
ये किसमें है? ब्रिटिश में, ब्रिटिश सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम। मैट्रिक में क्या है? लिख लो 1 इक्वल टू 735.5। तुम यही पूछ रहे हो मुझसे? रियल में हम कहीं देखें मैंने क्वेश्चन में पूछो, यही होगा। देखिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो टोटल वर्क होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी सर्किट में जो टोटल वर्क होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके फॉर्मूला लिखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी VIT I²RT V²/R। ठीक, अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी जूल। लिख लो उसके बाद कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस बताते हैं। चलिए बच्चों एक टॉपिक में बताने भूल गया, आपको बता देता हूं, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए कनेक्शन रेजिस्टेंस का दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका श्रेणी, श्रेणी को किस बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। दूसरा होता है आपका पैरेलल कनेक्शन, समांतर। और एक होता है मिसलिनियस, मतलब उसमें दोनों होते हैं, ठीक है। सर एक स्टार कनेक्शन होता है, स्टार डेटा अलग होता है, वो तुमको इसी फंडामेंटल पढ़ाएंगे, सेकेंडरी में इसी फंडामेंटल, ठीक है, उसी केस कनेक्शन होता है, ठीक। तो चलिए अभी हम पहले बात करेंगे सीरीज कनेक्शन। देखिए 3 रेजिस्टेंस हैं, इनको मैं सीरीज में जोड़ दूंगा। ये आपका R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ठीक। ये आपका प्लस माइनस, ये आपका वोल्टेज। तो वोल्टेज करंट फ्लो होगी, ठीक, तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो V1 होगा, यहां पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा, ठीक।
तो सीरीज कनेक्शन में ये जो आपका टोटल वोल्टेज है ये 3 वोल्टेज में डिवाइड हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन में ये जो टोटल वोल्टेज है ये आपका सीरीज वोल्टेज में ये 3 वोल्टेज में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, ये सीरीज कनेक्शन है। और यहाँ पे करंट आपकी सेम रहेगी, यहीं पे यहाँ पे भी आई होगी, यहाँ पे भी आई होगी, यहाँ पे भी आपकी आई होगी। ठीक, सीरीज कनेक्शन में हमेशा याद रखना करंट सेम रहती है, वोल्टेज अलग रहता है। ठीक है, तो बाय द ओम्स लॉ यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर होगा, V इज इक्वल टू आई, V1 इक्वल टू V, V1 इक्वल टू V, V1 इक्वल टू आई इंटू R1 होगा, V2 इक्वल टू आई R2 होगा एंड V3 इक्वल टू आई R3 होगा। ये सब वैल्यू के हम इसमें रखेंगे। सो क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। हम यहां से आई कॉमन ले लेंगे तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको हमने बोल दिया RT। RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर ना? अब मान लेते हैं सबका रेजिस्टेंस क्या सेम है, R है, तो क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू R प्लस R प्लस R। सो RT इक्वल टू क्या हो गया, 3R हो गया। इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि अगर रेजिस्टेंस आपके सीरीज में जोड़े जाएंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है ना? खुद मारते हैं। अब देखो पहले कनेक्शन देखते हैं। पहले कनेक्शन को हिंदी बोलते समांतर। देखिए 3 रेजिस्टेंस है, इनको हमने पहले में कनेक्ट कर दिया। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे करंट आपकी फ्लो होगी, तो यहाँ पे करंट को आपको तीन मार्ग मिल गए। तो ये करंट यहाँ पे जो जब यहाँ पे आएगी तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगी। ये आपकी यहाँ पे आएगी I1 होगी, यहाँ पे आपकी होगी I2 होगी, यहाँ पे जो होगी आपकी I3 होगी। फिर यही करंट आपकी I1 हुई, ये आपकी I2 हुई, ये आपकी I3 हुई। फिर यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर यही आपकी I करंट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो I करंट है ये 3 करंट में डिवाइड हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है ना? इसमें क्या होगा, यहां पे जो वोल्टेज होगा वो यहां वोल्टेज होगा, जो यहां पे वोल्टेज होगा वो यहां होगा। मतलब यहां पे सेम वोल्टेज होगा, यहां पे अगर भी है तो ये भी ये भी ये भी। ठीक, सो बाय द ओम्स लॉ I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। ठीक, I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। I1 के लिए निकालेंगे तो V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 के लिए निकालेंगे तो V अपॉन R2 हो जाएगा, I3 के लिए निकालेंगे तो V अपॉन R3 हो जाएगा। तो रख दो वैल्यू। सो V अपॉन R is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। सो यहां से इसको पहले अंडरलाइन करेंगे, बहुत कम कीजिए। ठीक, अगर हम यहां से V कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिला, 1 अपॉन R
इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। क्लियर था? अब मान लेते हैं कि सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा 1/RT कर दिया हमने इसको, टोटल को यहाँ पर RT ले लेना, ठीक। टोटल रेजिस्टेंस को या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो 1/RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/R होगा। सो यहाँ से अगर हम RT की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R/3 होगा। इट मीन्स पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, टोटल कम हो जाती है, क्या हो जाती है, और सीरीज में ज्यादा होती है, ठीक। और पैरेलल में करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग वायरिंग घर में इसमें करते हैं पैरेलल, ठीक है। आज के लिए इतना बोलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम किरचॉफ लॉ बताएंगे, ठीक है, किरचॉफ लॉ बताएंगे, ओके, ठीक, थैंक यू।